गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ गाबा सर और प्रशांत सावंत जो पिछले शो से बने हुए हैं वो देंगे। उनके साथ 5paisa.com के रुचित जैन और कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान जोड़ेंगे फ्रेश आइडियाज़ के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हम दो खास मेहमानों से बात करेंगे। अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के एमडी राजेश कोठारी से समझेंगे फंडामेंटल्स, वहीं टेक्निकल सेटअप पर जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा से करेंगे खास बातचीत। लेकिन अब आते हैं मार्केट पर, और अब वीरो अब ये निफ्टी जो है ये अब थोड़ा सा उस जोन को निकाल रहा है। 22,100 के जोन को अब क्रॉस कर रहा है। 22,132 पूरी की पूरी हेल्प रिलायंस की वजह से, लेकिन अब इसमें कंट्रीब्यूशन जुड़ रहा है। बट कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए जरा निफ्टी की। रिलायंस का ऑब्वियसली सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अब बाकी स्टॉक्स भी ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। रिलायंस का करीब करीब 52 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये जो पहले नहीं थे, पहले मारुति नंबर 2 पे था, अब ये दोनों बैंक्स आ गए, इनका एक इम्पैक्ट आया इसकी वजह से। और अब 22,134 अब एक बार वो 22,100 की कॉल लेकर आई है, क्योंकि सुबह हम जो डिस्कस कर रहे थे कि पहले 22,100 के ब्रेकआउट पर वो कॉल राइटर डटा रहा, कोई चेंजेस थे नहीं वहाँ पर प्रीमियम में, लेकिन अब उसका प्रीमियम सर्ज होना शुरू हुआ है। अब ये 42% प्रीमियम ऊपर है 22,100 कॉल का। अब लग रहा है शायद ये 22,100 का कॉल राइटर वीरो थोड़ा सा शायद फंस रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी 46,850 के नीचे है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर भी मोमेंटम बनेगा या नहीं वीरो। जी हाँ, तो ट्रेजेक्ट्रीज को क्रॉस करता हुआ एज ऑफ नाउ निफ्टी थैंक्स टू रिलायंस। आपके स्क्रीन पे जो कार्यक्रम का क्रम है रोज ने प्रस्तुत कर ही दिया है। काम करते हैं कॉल्स को यहाँ पर फटाफट ले लेते हैं। प्रकाश गाबा साहब, प्रशांत पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं। रुचित जैन, श्रीकांत चौहान फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्विशन आइडियाज इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में वैसे देखा जाए तो आज एक ब्रॉड बेस एक्टिविटी बनी है, और स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स में तेजी बन सकती है। स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अदानी पोर्ट्स, यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 1328 1330 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 1400 के लेवल्स हम अदानी पोर्ट्स में देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना है एट 1300, 1300 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस रखें और करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चलें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनी है, और यहाँ पे लगता है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे जो लॉन्ग करना है पोजीशन, वो RITES राइट्स में कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है, जो करंटली ट्रेड कर रहा है 680 के करीब। यहाँ पे हमें लगता है अच्छा खासा पुल बैक बनेगा, तो ये स्टॉक कम से कम 720-30 के लेवल्स भी दिखा सकता है। एक अच्छे अपवर्ड साइड या अपसाइड ब्रेकआउट में आ चुका है। करंट लेवल से लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 660। ओके, अदानी पोर्ट्स और राइट्स, ये हो गई दो पिक्स। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आपकी पिक्स। गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है एम्फेसिस। यस, 2414 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है जा रहा है ऊपर, पार कर लेगा 2450, फिर 2500 भी आप देखेंगे। स्टॉप होगा 2390 एम्फेसिस। दूसरा स्टॉक जो पसंद है उसमें जो मोमेंटम है वो है बजाज ऑटो। थोड़ा स्ट्रेच है बट गुड। 9098 पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो टेक्निकल टारगेट है करीब 200 रुपए का है। 9200 तक, 9300 पॉसिबल है। स्टॉप होगा 9000 रुपीज का, बजाज ऑटो। ओके ओके, बजाज ऑटो में एक बार फिर से स्क्रीन पे मोमेंटम पड़ा है। हालांकि पिक प्रकाश सर ने पिक किया था, और वो था ये आपका मारुति। अब चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत, आपके दो ट्रेड्स। जी वीरू जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा टाइटन में लॉन्ग ट्रेड। अगर हम देखें तो एक स्लाइटली स्लोपिंग अपवर्ड 20 डेमा 3 दिनों तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 3,730 प्राइस कोट कर रहा है स्पॉट। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा 3,690, करीबन 1% रिस्क होगी, और जो टारगेट होगा वो होगा 3,820, 3820 का। और नेक्स्ट कल मैंने अपोलो टायर्स में एक शॉर्ट रेकमेंड किया था, तो ये 470 के एंड लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेकडाउन में और प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। कल जो स्टॉप लॉस था वो 478 था। आज मैं फिर से यहाँ पे एक शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 475, 475। टारगेट होगा 460 से लेके 455। ओके, रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपके पिक्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक्स है खरीदारी साइड। सबसे पहले तो कैपिटल गुड सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट रहा है जो मार्केट के करेक्टिव फेज में भी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इस सेगमेंट में से आउट परफॉर्म किया है। सो लार्सन एंड टूब्रो विद इन द स्पेस है जहां पे स्ट्रक्चर्स काफी बुलिश है।
टेक्निकली एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और ये ब्रेकआउट के वर्ज पर है। सो आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 3630 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 3800 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और ओएनजीसी मेरा सेकंड पिक रहेगा, जहां पे एक अच्छा सपोर्ट बेस अपने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक ने बनाया है। स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव है, बट आई थिंक द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है यहाँ पे कप मूव के कंटिन्यूएशन के लिए। तो 264 के स्टॉप लॉस से ओएनजीसी में खरीदारी करें 275 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ये मीनवाइल मार्केट में आप 22,150 क्रॉस होने की तैयारी हो रही है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी में अब आया है फ्रेश ब्रेकआउट 46,885 ये क्रॉस हो रहा है बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट 46,900 अब क्रॉस होने की तैयारी हो रही है। तो अभी के लिए तो मानना होगा कि मार्केट उस जोन को क्रॉस कर रहा है विदाउट अ डाउट। और बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं अब। आईसीआईसीआई बैंक, खैर एचडीएफसी बैंक का भी कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन देखिए आप एक बार जरा। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूशन में करीब करीब 68 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, और एचडीएफसी बैंक का करीब करीब 88 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। गाबा सर, सुबह सुबह हम डिस्कस कर रहे थे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, क्या बैंक निफ्टी को अब ये ले जा रहे हैं 47,000 47,200 के ऊपर? मुझे बैंक निफ्टी में एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। बिल्कुल मैं कहूंगा बैंक निफ्टी अब ट्रेड कर रहा है फ्यूचर 46,900, थोड़ा ऊपर जोन देखने को मिल सकता है, और पॉसिबल है कि 47,000 देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी। और निफ्टी की बात करें, यहां पर भी तेजी है, पॉसिबल है कि 22,250 जोन्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। ओके, 50-60 पॉइंट की निफ्टी में भी तेजी है। बिल्कुल। वैसे वीरू एक चीज़ है, आज एक ऑप्शन राइटर्स के कोर्स में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया रिलायंस का, उसकी वजह से पूरा का पूरा चेंज हो गया। हाँ, वो एक्चुअली जब आप और आशीष प्रोग्राम कर रहे थे ना, और जब वो यूबीएस की रिपोर्ट का जिक्र हुआ, फिर मुझे आयशर वाला दिन याद आ गया। वही जब आप वॉल पे गए थे और 4% ऊपर आयशर ऊपर खुला था, तभी लग रहा था। अच्छा अनुज, आज एचडीएफसी बैंक को तो नहीं, बट इस बार का सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक अगर मैं बैंक निफ्टी में और प्राइवेट बैंक्स में रहूँ, तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। क्या आईसीआईसीआई बैंक के इस, आई थिंक आज के अप मूव को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं? और आई थिंक ये कहाँ तक का, मतलब फिर एक बार लीडरशिप आईसीआईसीआई बैंक के पास ही रहेगी? और टाइम हाई इस वक्त स्क्रीन पे 100% वीरू। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक क्लियरली बैंक निफ्टी में वापस लीडरशिप लेने को तैयार दिख रहा है। इसका ऑल टाइम हाई था 1113 रुपये का, 1113 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई था, और ये इसने लगाया था 6 मार्च को। उसके बाद थोड़ा करेक्ट हुआ था। ये मुझे लग रहा है कि जा रहा है ऑल टाइम हाई पर। अच्छा, एसबीआई पर भी नज़र रखें। नॉर्मली आईसीआईसीआई बैंक को बहुत क्लोजली ट्रैक करता है एसबीआई का प्राइस मूव। एसबीआई में भी 793 से करेक्शन आई थी, और अब एसबीआई भी वापस 740 742 पर। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। बस एचडीएफसी बैंक और टिका रहे तो क्लियरली मोमेंटम यहाँ पर शायद थोड़ा सा बन जाए फिर वापस। बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक अच्छा करता हुआ। एक दो स्टॉक्स और लेके आते हैं जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। अच्छा, बिना इंडिगो के आजकल बातचीत शुरू ही नहीं होती। इंडिगो अब करीब 3526 पे एक बार और बड़ा व्यू, मतलब बड़ा शार्प व्यू क्रिएट करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। बट क्योंकि हम इस पर बात बहुत कर चुके हैं, इस पर दोबारा बात नहीं करूंगा। कल भी हमने, याद रखिएगा, एडिटर स्टेक में इस पर बहुत डिस्कशन किया था, और यही बात हुई थी कि होल्ड। अभी यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपसाइड बाकी है। एक बार एक स्टॉक और लेके आइएगा। ये राजेश सतपुते जी ने पिक किया था सुबह सुबह, और ये अच्छा करता हुआ 570-520 ट्रेड मेरे ख्याल से ग्रुप में होगा। सचिन, आपका व्यू इस वक्त, माफ कीजिएगा श्रीकांत, आपका व्यू इंडियन होटल्स पे? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी इंडियन होटल्स में देखा जाए तो काफी अच्छा करेक्शन हुआ है। एक करेक्टिव पैटर्न में ही ये स्टॉक था। वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस में इसमें जो एक एक्सटेंडेड रैली हमने देखी थी 370 रुपए से, ये लगातार स्टॉक चलते हुए 600-620 के करीब आया था, और उसके बाद का करेक्शन आया है 540-42 के करीब। तो मुझे लगता है कि करेक्टिव पैटर्न इज कंप्लीटेड। वापस स्टॉक में एक तेजी बढ़ रही है, और ये स्टॉक वापस से एक बार 600, या मुझे लगता है कि इवेंचुअली 650 या 60 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, और पिछले 3 या 4 दिनों के अगर लोवेस्ट लेवल्स देखें तो तकरीबन 550 के करीब के है वो। तो उसी का स्टॉप लॉस कंसीडर करें। पोजिशनल एक हम यहाँ पे ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 650-660। ओके, चलिए अब काम करते हैं। हमारे साथ अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग
डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस मार्केट में क्या कर रहे हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। आपका पोर्टफोलियो आई एम श्योर उसमें काफ़ी मिड कैप्स होंगे। जो पिछले 1-1.5 महीने में ब्रूटल करेक्शन आई, उसको आपने कैसे देखा और कैसे उसको नेविगेट किया? गुड मॉर्निंग। आई थिंक मिड कैप में शायद करेक्शन ब्रूटल नहीं आया हुआ है, माइक्रो कैप में ज्यादा ब्रूटल आया हुआ है और ये ऐसा ही एक्सपेक्टेड भी था। जैसे लास्ट टाइम भी हमारा जो डिस्कशन हो रहा था दैट माइक्रो कैप एंड एसएमई सेगमेंट जो है वहां पे देयर इज ए लॉट ऑफ ग्रोथ वहां पे हुआ है, तो वहां पे शार्प करेक्शन आना है। मिड एंड जो अच्छी मिड एंड स्मॉल कंपनीज जो है उसमें इतना करेक्शन नहीं आया हुआ है क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ इज आल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग, बैलेंस शीट इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड ऑफ कोर्स काफी सारे स्टॉक बढ़े भी ऐसे हैं 50%, 100%, 150%, तो करेक्शन हेल्दी करेक्शन है, रिक्वायर्ड भी है। सो यू हैव टू डू चेरी पिकिंग। आई थिंक 2024 का जो साल है वो चेरी पिकिंग का ईयर रहेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी बुलिश बट वेरी प्रूडेंट। तो ये दो चीज टाइट रो पर रखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट विल बी इक्वली इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट द बाइंग द मोमेंटम काइंड ऑफ थिंग ओके, बिल्कुल। तो इस समय आप किन थीम्स पर बेट कर रहे हैं? कौन सी सबसे बड़ी थीम्स हैं आपके पास? कैपिटल गुड्स एक जो थीम है जो हम काफी लास्ट 3 साल से जो डिस्कस कर रहे हैं, ये स्पेस में अभी भी ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। ऑर्डर इनटेक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो रफली 10 से 12 कंपनी का जो हम यूनिवर्स बनाते हैं, जो प्योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रिलेटेड कंपनीज हैं, उसमें ऑर्डर इनटेक ग्रोथ इज वेरी वेरी स्ट्रांग। एंड आगे जाके भी बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर on few segments of railway, few segments of defense, a few segment of the industries, तो order intake growth of many product portfolio driven companies जो है वो काफी strong रहेगा। तो ये एक first theme है, capital expenditure, product portfolio related company। Second, लग रहा है कि जो आपने correction की बात कही तो वो valuation काफी अभी थोड़े advantageous position में जो आ चुके हैं, margin of safety favorable हो चुका है, that is a auto ancillary space। ये एक ऐसी स्पेस है कि जहां पे मार्केट शेयर कोई ओईएम का ऊपर नीचे होता है तो ऑटो एंसिलरी को इंपैक्ट कम होता है, बिकॉज ऑटो एंसिलरी कंपनी 4-5 अलग अलग कस्टमर को सर्व करती है। तो चाहे फॉर एग्जांपल कंपनी ए का मार्केट शेयर बढ़ जाए या बी का बढ़ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ग्रोथ थोड़ा रिजिलेंट होता है। एंड ये रिजिलेंट ग्रोथ के साथ डेट फ्री और 18% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली बहुत सारी कैपिटल ऑटो एंसिलरी बिजनेस में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है which are trading at below 20 PE। तो 16, 17, 18 के PE में काफी सारे ऑटो एंसिलरी कंपनी है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द व्हीकल हो रहा है और कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है। तो ये दोनों एडवांटेजेस पोजीशन में रहेगा। प्रीमियमाइजेशन ऑफ द पोर्टफोलियो हो रहा है, तो ऑटो एंसिलरी दिस इज सेकंड थीम व्हिच वी लाइक। सो दिस आर द टू प्राइमरी थीम्स इफ यू आस्क मी, कंसीडरिंग द रिसेंट करेक्शन इन मार्केट, जहां पे वैल्यूएशन भी कंफर्ट है और अर्निंग्स ग्रोथ भी कंफर्टेबल। ओके अच्छा, राजेश जी के पास मैं अगले प्रश्न के लिए जाऊं उससे पहले मैं मैं अपनी एक गलती को यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ। रिलायंस पर वो याद रखिएगा यूबीएस की नहीं थी, वो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने 2925 से बढ़ाकर अब जो अपना शेयर टारगेट है वो 3400 किया है। मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे। राजेश जी, अब आते एक दो स्पेस को और जहाँ पे थोड़ी सी बातचीत करनी बनती है, और एक बार ओएमसी स्कीम पे लेके आइएगा डायरेक्टर साहब, पूरी की पूरी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। राजेश जी, आई थिंक वो जो थोड़ा बहुत एक फियर था कि भाई पेट्रोल डीजल प्राइसेस को थोड़ा सा कट किया जा सकता है, एलपीजी सिलेंडर के दाम काटे गए, वो कहीं ना कहीं सबके जहन में था, बाजार के जहन में था। वो हुआ भी, स्टॉक ट्रिम भी हुए, उसके बाद फिर चलना शुरू कर रहे हैं। बट लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से ये प्राइस भी आपको कैसे लग रहे हैं इस वक्त? क्या ये जो थोड़ा बहुत डिप आया था ओएमसीज में, ये बाय करने लायक था? आप लोगों का व्यू क्या है इस वक्त, हाउस व्यू ओएमसीज पर? वीरेंद्र जी, करंटली वी हैव ए जीरो एक्सपोजर। हमारा ये सेगमेंट पे एज ऑन नाउ बेसिस पे कोई एक्सपोजर नहीं है। इसमें वॉलेटिलिटी और पॉलिटिकल रिलेटेड अनसर्टेनिटी, पॉलिसी रिलेटेड अनसर्टेनिटी इज वेरी वेरी हाई, एंड आई थिंक देयर आर मेनी बेटर अपॉर्चुनिटीज जहां पे ये रिस्क कम होते हैं, पॉलिसी रिलेटेड रिस्क कम होते हैं, क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी कम होती है, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स ग्लोबली जो होती है वो वॉलेटिलिटी, बहुत सारी रिस्क, कम रिस्क में बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सो वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम कि हाउ टू इवैल्यूएट एवरी डे दिस काइंड ऑफ अ फैक्टर। सो करंटली वी हैव a zero exposure to these companies.
Currently no exposure to MCs. पहल निफ्टी डी हाई पर 22,154 पे। अब ये स्क्रीन पे और क्या क्या मूव दे रहा है आपकी स्क्रीन पे? कैपिटल गुड्स, इस पे हालांकि बातचीत हो ही चुकी है। रिलायंस, ऑटो, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आएगा थोड़ा सा रियलिटी स्पेस। ओबरा रियलिटी करीब 1% ऊपर। राजेश जी, रियलिटी स्पेस पर आपका मूव क्या? बट स्क्रीन पर आई थिंक मिड फेब तक रियलिटी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। उसके बाद ओबराय में, डीएलएफ में, गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक डाउन स्विंग था भी। बट सारा का सारा मोमेंटम इस वक्त रियल एस्टेट एंसिलरी में है, होम इंप्रूवमेंट में है। आप इन दोनों में से ज़्यादा कन्विक्शन किस स्पेस पे होल्ड करते हैं? आई थिंक बोथ स्पेस आर इंटरेस्टिंग। रियल एस्टेट और रियल एस्टेट एंसिलरी कंपनीज जो है वो दोनों में बेसिकली बाय एंड लार्ज वी आर पॉजिटिव ऑन दिस थीम। रियल एस्टेट पे जो साइकिल जो है नॉर्मली 8 to 9 इयर्स की ये जो साइकिल होती है उसमें से 3-4 साल हो चुके हैं और अगले करीब 3-4 साल बाकी है। तो ये सेगमेंट विल कंटिन्यू टू डिलीवर पॉजिटिव नंबर्स। डिमांड ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग across the key markets of the most real estate companies, and because of the governance factor, the consumer preference, जो consumer की जो preference है for the better name, trustworthy names, and also the providing the customer experience, तो वो जो बड़े जो top 5-6 player है उसमें basically ज़्यादा traction है from demand perspective. So real estate अच्छा करेगा। और real estate के जो ancillary companies है, चाहे वो building material company हो, चाहे वो वायर एंड केबल कंपनी हो, सो पर्टिकुलरली वायर एंड केबल सेगमेंट, दैट इज अनदर सेगमेंट व्हिच वी लाइक, कि जहां पे हमें लग रहा है कि इंडस्ट्रियल कैपेक्स का भी एडवांटेज रहेगा और उसके साथ साथ जो रेजिडेंशियल डिमांड पिकअप हो रहा है उसका भी उसको एडवांटेज रहेगा। तो ये दोनों एडवांटेज वायर एंड केबल कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ओवर नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स। ओके, तो ये इस समय वायर एंड केबल्स यहाँ पर अच्छा मोमेंटम। केमिकल स्टॉक्स में कुछ ऐड किया है क्या आपने? कोई व्यू यहाँ पर आपका? अनुज जी, केमिकल सेक्टर 2018 से हमने लिया था और करीब मार्च 2023 में हमने पूरा केमिकल सेक्टर जीरो एक्सपोजर कर दिया था, करीब 12 महीने पहले। एंड करंटली आल्सो राइट नाउ अभी तक हम पॉजिटिव नहीं रहे हुए ये सेगमेंट पे। चाइना का जो डंपिंग प्रेशर है अभी बहुत ही स्ट्रांग है एंड प्राइसिंग रियलाइजेशंस करीब आई थिंक 5-6-7 साल के लो पे आ चुके हैं। तो वेट एंड वॉच मोड पे है। वी आर मॉनिटरिंग मेनी कंपनीज, विद इन दैट 3-4 कंपनी हमने आइडेंटिफाई करके रखी हुई है, लेकिन करंटली एज ऑन टुडे बेसिस वी आर नॉट येट बॉट इट इन अवर पोर्टफोलियो। सो देयर आर स्टिल आई थिंक फ्यू मोर क्वार्टर्स ऑफ प्रोबेबली सम पेन इज स्टिल लेफ्ट एंड विजिबिलिटी ऑफ रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट अभी भी काफी लिमिटेड विजिबिलिटी है। सो इट इज अ वेट एंड वॉच मोड करंटली। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी, एंड ऑल द बेस्ट आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के टेक्निकल टेक्सचर की बात करते हैं। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। करेक्शन खत्म हुई क्या? वैसे निफ्टी पे तो ज़्यादा करेक्शन आई ही नहीं थी, लेकिन जो भी आई क्या वो खत्म हुई हर बार की तरह? क्या शैलो करेक्शन थी? जी वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी और वीरेंद्र जी। देखिए, एक्सपायरी टू एक्सपायरी हम देखें तो इंडेक्स लेवल पर इट वाज जस्ट अ ब्लिप। जो भी करेक्शन होना था मेरे हिसाब से वर्स्ट इज बिहाइंड अस। और खास करके अभी यहाँ से जो मार्केट है वो मुझे लगता है कि वी हैव टू फोकस मोर ऑन द जो स्टॉक्स बाउंस बैक दे रहे हैं इस डिप के बाद। तो डिप को बाय मत कीजिए, लेकिन डिप के बाद जो स्ट्रेंथ एमर्ज हुई है उसको बाय कीजिए। पिछले अगर आप महीने भर का डेटा देखें या 2 महीने का डेटा देखें तो कैश में जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का जो एक्टिविटी है वो अभी भी काफी मजबूत है। कोई बड़े सेल फिगर्स कैश में देखने को नहीं मिले। जो भी बेरिश पोजीशंस थी वो डेरिवेटिव्स में थी, इंडेक्स में थी, और वो हमें लगता है कि जो मंथली एक्सपायरी जो कि कल हो जाएगी उसके बाद हमें लगता है कि मार्केट एक तरह से रीसेट होता हुआ दिखेगा। और अप्रैल सीरीज में हमें लगता है कि यहाँ पर लार्ज कैप्स और खास करके जो क्वालिटी लार्ज कैप्स है, जो सेक्टर लीडर्स है, उनमें हमें लगता है कि अल्फा क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बनेगी अप्रैल महीने में। तो हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है अप्रैल के लिए। लार्ज कैप्स और उसमें भी जो सेक्टर लीडर्स है उनके साथ जाने की राय रहेगी। ओके, तो कहाँ पर आज रिलायंस ने बहुत शानदार ब्रेकआउट दिखाया। इनफैक्ट पूरा का पूरा मार्केट को आज रिलायंस ने लीड किया। राहुल, क्या अब ये स्टॉक तैयार है मार्केट लीडरशिप के लिए? वैसे ये रहा है मार्केट लीडर पिछले कुछ टाइम से, लेकिन क्या अब फर्मली अब ये मार्केट लीडर है?
जी देखिए, रिलायंस में अगर हम रिलेटिव कंपैरिजन करें तो करेक्शन भी कम हुआ था और इनफैक्ट एक्सपायरी के पास जो एक तरह से आज का मूव देखने को मिल रहा है काफी कंफर्टिंग है। टेक्निकली इस स्टॉक में हायर हाई हायर लो का सेटअप इंटैक्ट है और इसमें डाउट नहीं है कि अप्रैल सीरीज में भी ये डोमिनेंस कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म बेसिस पे लिया है इस महीने की आपकी पोजीशन से, तो यहाँ पर आज के मूव में कल के मूव में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट ओवरऑल पोजिशनल व्यू रिलायंस के अंदर हमें लगता है कि यहाँ से तकरीबन 8 से 10% की अपसाइड और आती हुई दिख सकती है आने वाले 1 से 2 महीने में। तो रिलायंस के अंदर ध्यान पॉजिटिव है। इनफैक्ट बैंक्स पर हमारा फोकस है। बैंक्स में खास करके प्राइवेट बैंक्स में हमें लगता है कि एक रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज एचडीएफसी बैंक में डेफिनेटली वो रीबैलेंसिंग वगैरह का प्ले रहेगा, लेकिन एक्सिस बैंक का सेटअप हमें इंडिविजुअली काफी अच्छा लगता है। पोजिशनली हमें लगता है कि यहाँ पर आपको एक 10% तक का मूव यानी कि 1150 तक के लक्ष्य अगले महीने भर में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पर प्राइवेट बैंक्स में हमारी जो टॉप पिक रहेगी वो एक्सिस बैंक रहेगी और हमें लगता है कि बैंक्स के अंदर सूनर देन लेटर एक तरह से प्राइवेट बैंक्स के अंदर मोमेंटम वापस लौटता हुआ दिख सकता है। ओके राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। राहुल जी, अब अप्रैल के प्रोस्पेक्टिव से आप लोगों ने जो मार्किंग की है स्टॉक्स की, जो रोलोवर्स आपको अब तक इम्प्रेस कर रहे हैं, लॉन्ग साइड पे हैं, सीओसी इंप्रूव हुई हैं, उसमें क्या क्या अपीयर हो रहा है? कन्विक्शन लिस्ट ऑफ अप्रैल क्या है आपकी? जी हाँ वीरेंद्र जी नमस्कार। देखिए 4 स्टॉक्स है जो हमारे बाय रेडार में है अप्रैल सीरीज के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि जो सेक्टर लीडर है उसमें से एक जो सबसे अच्छा मेटल्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, टाटा स्टील का इंडिविजुअल सेटअप यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। हमें लगता है कि अच्छी अपसाइड अप्रैल सीरीज में मेटल इंडेक्स में बनी रहेगी और टाटा स्टील में तकरीबन 165-170 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कैपिटल गुड्स के अंदर आज काफी स्ट्रेंथ है, तो एलएनटी का इंडिविजुअल सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट जो बाकी कैपिटल गुड स्टॉक्स है उन्होंने नए लाइफ हाई लगा दी, एलएनटी पे हमें लगता है कि एक लाइफ हाई वापस लगता हुआ दिख सकता है। तो इन लेवल्स पर बाय कीजिए। हमें लगता है कि तकरीबन 4000 तक के लेवल्स आपको अप्रैल सीरीज में यहाँ पर एलएनटी में भी देखने को मिल सकते हैं। और रियल एस्टेट खास करके जो एक हमने करेक्शन देखा उसके बाद अभी लग रहा है कि बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो इसमें जो सेक्टर लीडर है डीएलएफ, इसमें इंडिविजुअल सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है और लगता है कि अच्छी अपसाइड यहाँ पर भी देखने को बन सकती है। और लास्टली एक निफ्टी 50 स्टॉक है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया रैली में, पूरी अपमूव में ये स्टॉक अंडर परफॉर्म रहा है, लेकिन अब चार्ट्स पर एक बड़ा रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस ने एक सॉलिड बेस बनाया और अब स्टॉक पिछले 4-5 सेशन में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। हमें लगता है यहां से भी आपको एक तकरीबन 10% का मूव और देखने को मिल सकता है बजाज फाइनेंस के अंदर। तो पोजिशनली यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम प्ले आता हुआ दिख सकता है। तो ये 4-5 स्टॉक्स है जहां पर हमें लगता है अप्रैल सीरीज में ध्यान देकर चलना चाहिए। और निफ्टी में खास करके 22,200 के ऊपर हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर एक तरह से जो बेरिश फेज था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और निफ्टी तैयार करेगा 22,500 से लेके 23,000 तक के लेवल्स लगाने की अप्रैल सीरीज में। राहुल, एक स्पेस जहां बहुत पैसा बनाया हुआ है ऑटोज, मारुति, टीवीएस मोटर, हीरो, बजाज, कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, एक सिर्फ अशोक लेलैंड को छोड़ दें तो शानदार मोमेंटम रहे हैं यहाँ पर। आयशर मोटर्स, यहाँ पर चार्ट्स क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कोई पिक्स होंगी आपकी? जी बिल्कुल, काफी मजबूत रहा है इस सेक्टर और खास करके आयशर मोटर्स का जो इंडिविजुअल सेटअप है हमें सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। इसका रीजन सिंपल है। देखिए अगर आप इसका थोड़ा जूम आउट करके चार्ट देखेंगे यानी कि मंथली चार्ट देखेंगे तो तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए स्टॉक इसी लेवल के पास यानी कि अपने लाइफ हाइज के पास कंसोलिडेट कर रहा है और हमें लगता है कि अब स्टॉक तैयार है एक तरह से ऑर्बिट चेंज करने के लिए, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है स्टॉक में 4300 से लेके 4500 तक के लेवल्स ऊपर में देखने की। तो अगर आपका महीने भर प्लस का व्यू है तो मुझे लगता है आयशर मोटर्स टॉप पिक यहाँ पर रह सकता है ऑटो स्पेस में। जहां तक बाकी ऑटो स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, काफी बेहतरीन मूव रहा है, लेकिन रिलेटिवली जहां पर मूव एक तरह से सिमिलर देखने को नहीं मिला है वहां पर एक तरह से आप इंटरनल सेक्टर में रीएलोकेट करके पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा, मेटल्स और केमिकल्स, इन दो स्पेसेस पर क्या व्यू होगा आपका? यहाँ पर कोई स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं क्या? जी हाँ, देखिए मेटल इंडेक्स काफी मजबूत लगता है। हमें लगता है कि खास करके जो रिसेंट डिप आया उसके बाद में काफी अच्छा एक तरह से सप्लाई रिटेस्ट होता हुआ दिखा है और खास करके बाउंस बैक की जो क्वालिटी है
खास करके लार्ज कैप्स में जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनमें काफी अच्छी क्वालिटी का बाउंस बैक है और वॉल्यूम से बैकअप है। मुझे लगता है कि मेटल्स के अंदर मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा और बिल्कुल ध्यान पॉजिटिव रख के चलना चाहिए। पूरे स्पेस में से टाटा स्टील हमारा टॉपिक है। हमें लगता है कि 10 से 15% टाइप के मूव्स टाटा स्टील में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं और खास करके जहां तक पूरा स्पेस है आई थिंक बाय ऑन डिप का है और ओवरऑल जो ध्यान है वो पॉजिटिव है। केमिकल्स थोड़ा सा मामला पेचीदा जरूर है, इसके अंदर आई थिंक बॉटम अप अप्रोच लेके चलना चाहिए। एज ऑफ नाउ कोई ऐसा इंडिविजुअल सेटअप प्रॉमिसिंग लगता नहीं है, लेकिन खास करके जब ये रोल ओवर हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगी तो थोड़े ट्रेंड समझ में आते हुए दिखेंगे। एज ऑफ नाउ मेटल्स के अंदर क्लियरली हमारा कन्विक्शन लेवल काफी हाई है। ओके, मेटल से बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आई थिंक एक बार अदानी पोर्ट्स लेके आइएगा, ऑल टाइम हाई अभी अभी मेरे सिस्टम ने अलर्ट किया, ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी फॉर अदानी पोर्ट्स। आपका व्यू क्या बन रहा है? किस स्टॉक को आप अप्रैल के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा इंप्रेसिव मानते हैं और आपका व्यू? ये अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर एक तरह से हमने काफी अच्छा रिवाइवल देखा और अदानी पोर्ट्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहा है पूरे के पूरे पैक के अंदर और यहाँ पर एक तरह से स्टॉक तैयारी कर रहा है एक तरह से ऑर्बिट चेंज करने की। मुझे लगता है कि तकरीबन 1400-1450 तक के लेवल्स अदानी पोर्ट्स में देखने को मिलना चाहिए, लेकिन हमारी राय रहेगी कि थोड़ा एक डिप आ जाए उसके बाद बाय करें। फिलहाल आवरली चार्ट्स के ऊपर स्टॉक काफी ओवरहीटेड है, तो एक डिप अगर छोटा मोटा आता है 1300 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल रहेगी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए। और एक दूसरा स्टॉक जो है कि रिलेटिवली ज्यादा बेहतर लग रहा है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का इंडिविजुअल सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है, एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर डेली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है हाल फिलहाल में ज्यादा फेवरेबल है। बट कोई डाउट नहीं है दोनों स्टॉक्स के अंदर जो सेटअप है वो काफी बुलिश है और हमें लगता है कि अगले महीने खास करके इलेक्शन मंथ भी है तो थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट इन स्टॉक्स को फेवर में रखे। राहुल, केमिकल में कोई कॉन्ट्रा कॉल आपकी, कोई रिवर्सल पकड़ा है क्या आप लोगों ने? हालांकि एसआरएफ में ये कहना गलत होगा कि वो वीक स्ट्रक्चर है, वो तो एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इस दौर का, मेरी स्क्रीन पे है भी। आप लोगों का प्रेफर क्या है केमिकल बास्केट में अगर है तो? जी देखिए, केमिकल बास्केट में कन्विक्शन लेवल रिलेटिवली लो है, लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो बॉटम अप अप्रोच सबसे बेस्ट है। एसआरएफ का सेटअप जैसे आपने बोला कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है और इन अ वीक सेक्टर आई थिंक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ ही जाना समझदारी रहेगी, क्योंकि रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने से स्टॉक ऐसे सेक्टर में काफी मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से एसआरएफ के अंदर एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें इस पिछले 4-5 दिनों के सेशन में और ये रेंज ब्रेकआउट हमें 2800 तक के मूव भी दिखा सकता है। तो 25 मिनट के ऊपर ध्यान जो है, रुझान पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर जो है मुझे लगता है कि एक तरह से ब्रेकआउट का है यहाँ पर और 2450 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी एसआरएफ में। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। चलिए शो को यहाँ समेटेंगे। मार्केट एट डेज हाई 22,150 पर निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी एक मिनी ब्रेकआउट 46,900 के ऊपर। आज मार्केट में कमाल दिखाया रिलायंस ने, उस गोल्डमैन की रिपोर्ट के बाद 3400 के जो प्राइस टारगेट थे उसके बाद 2.5% का मूव रिलायंस पर और जिसने आज बुल्स को पूरा सहारा दिया। नीरज जी आ गए स्टूडियो में ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। और आज मजबूत दिख रहा है बाजार, एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है एक्चुअली। और एचडीएफसी, रिलायंस, दिग्गजों की तरफ से बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। कोई खास लेवल जो ब्रेक करे तो और ऊपर जाएगा? आई थिंक ऑलरेडी कर चुका है वो लेवल ब्रेक 22,125, 130, लेकिन अब देखते हैं 22,150 के ऊपर टिकता है या नहीं। लेकिन ये रिलायंस ने थोड़ा सा आज समीकरण चेंज करे हैं हमारे, जो हमारा एक सेटअप था उसमें ये एक आउट ऑफ सिलेबस आ गया जिसने थोड़ा सा चेंज किया इसको। ओके, करीब 2.5% की मजबूती रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा और एक मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।